हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बकरी चराने गई महिला और बच्चे पर जंगली भालू ने किया हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खेरवा टिकर जंगल में जंगली भालू के हमले से 54 वर्षीय रमनी देवी और कृति बास महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार सुबह 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि दोनों बकरी चराने के लिए गांव के बगल में ही स्थित जंगल में गए हुए थे। इसी दौरान दो भालू पीछे से आए और पहले बच्चा पर हमला कर दिया। किसी तरह से बचते हुए पत्थर के चट्टान में छुप गया। बच्चे का चीख पुकार सुनकर महिला उस ओर भागी तो उस पर भी भालुओं ने हमला कर दिया। भालू ने बच्चे के सिर और हाथ पर गंभीर हमला किया है, वहीं महिला के जांघ पर हमला किया है। दोनों की चीखने की आवाज सुनकर ग्रामीण जंगल की ओर भागे भागे आए तो दोनों को बचा लिया, लेकिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से रांची रिम्स लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा। परिजनों ने बताया कि विधायक फंड के द्वारा दिए गए एम्बुलेंस से रिम्स तक घायल को ले जाने के लिए 1400 रुपये की मांग की गई, जिसमें परिजन 1200 ही पाए, जबकि घटनास्थल खेरवा टिकर से रिम्स की दूरी महज 45 किलोमीटर है। लोहरदगा में बड़ा हादसा, कुआं निर्माण के दौरान मिट्टी धंसा, 4 लोग दबे। लोहरदगा में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। सेना थाना क्षेत्र में मिट्टी धंसने से 4 मजदूर जमीन के अंदर दब गए। जानकारी के मुताबिक चित्री अंबा टोली गांव की एक कुएं की खुदाई हो रही थी। घटना के बाद से जेसीबी मिट्टी में दबे लोगों को बाहर निकालने के काम में जुट गए हैं। घटना के बाद प्रशिक्षु एसपी तथा थाना प्रभारी वेदांत शंकर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक मनरेगा के तहत असलम अंसारी को कुआं निर्माण की योजना मिली थी। लगभग 35 फीट गहरा कुआं के निर्माण के लिए गड्ढे खोदे गए थे। कुएं में करीब 10 फीट तक ईंट की दीवारें जोड़ी जा चुकी थी। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गया, जिससे इसमें काम कर रहे 4 लोग दब गए। बताया जा रहा है कि कुएं में असलम अंसारी के बेटा और बेटी भी दब गए हैं, जबकि कुआं निर्माण में लगे मिस्त्री जो केरोक प्रखंड के गाराडी गांव के रहने वाले बताया जा रहे। असलम के बेटे का नाम अमन अंसारी और बेटी का नाम शबनम खातून बताया रहा है। ग्रामीण विकास विभाग में 3000 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला, सुप्रीम कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर के आवंटन में कमीशनखोरी में 3000 करोड़ के प्रोसीड ऑफ क्राइम का खुलासा ईडी ने किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत से जुड़े मामले में जो हल्फनामा दिया है, उसमें ग्रामीण विकास विभाग में हुए घोटाले का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ईडी ने बताया कि टेंडर के आवंटन में कमीशनखोरी से 3000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ईडी ने हल्फनामे में बताया कि यहाँ सिर्फ जमीन घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ टेंडर कमीशन में भी बड़ा खेल हुआ है। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ही ईडी ने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को गत 15 मई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वे 17 मई से ईडी के रिमांड पर है, जिनसे पूछताछ चल रही है। ईडी ने अपने हल्फनामे में इसका जिक्र किया है कि टेंडर कमीशन घोटाले में गत वर्ष 23 फरवरी को ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। उनके विरुद्ध जांच में करीब 125 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का पता चला था। इसके बाद छानबीन में पता चला कि इस टेंडर कमीशन घोटाले में ग्रामीण विकास विभाग के करीबी वरिष्ठ नेता भी शामिल है। मिले सबूतों से पता चला कि यहाँ टेंडर में एक निश्चित कमीशन वरिष्ठ मंत्री व अधिकारियों को जाता है। इस तरह के अपराध की अनुमानित आय करीब 3000 करोड़ रुपए है। ईडी ने 6 मई को ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल व संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था। तब छापेमारी में जहांगीर आलम के फ्लैट से 32 करोड़ 20 लाख रुपए नकदी मिले थे। 6, 7 व 8 मई की छापेमारी में ईडी ने इस केस से जुड़े अन्य सहयोगियों के ठिकाने से छापेमारी में कुल 37 करोड़ 54 लाख रुपए की बरामदी की थी। ईडी के दावे के अनुसार उक्त रुपए मंत्री आलमगीर आलम के कमीशन से संबंधित थे। बुधवार को ईडी ने इसी मामले में ग्रामीण विकास विभाग में बड़े पद पर रहे एक अधिकारी को समन भी कर दिया है। उन्हें 24 मई को दिन के 11 बजे रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। झारखंड में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी, जाने 27 मई तक कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में मौसम के बदलाव के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान बुधवार को 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र ने पूर्व अनुमान किया कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बन रहा है। इसका असर 25 मई से राजधानी और आसपास के इलाकों में भी दिखेगा। मौसम के मिजाज में बदलाव 27 मई तक रह सकता है। इससे कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश होगी। इससे अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। निम्न दाब का असर संथाल परगना, कोल्हन और राजधानी के आसपास के जिलों में ज़्यादा रहेगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि इससे लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 मई को राज्य के दक्षिणी भाग में गर्जन और तेज हवाएं का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने सभी राज्य में 27 मई तक बारिश के असर का अनुमान लगाया है। मौसम केंद्र ने पूर्व अनुमान किया कि 25 मई को भी राजधानी और आसपास में बारिश हो सकती है। इस दिन रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान होना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अमित शाह शुक्रवार को झारखंड आएंगे। जामताड़ा में सीता सोरेन के लिए करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को झारखंड आएंगे। वे जामताड़ा के मेझिया छाता बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह यहां दुमका संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी जिला कमेटी तैयारियों में जुटी है। पंडाल निर्माण के काम को अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित सरन, भाजपा प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल एवं अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। वीरेंद्र मंडल ने कहा कि 24 मई को जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत मेझिया छाता डांगल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित जनसभा कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया गया। वीरेंद्र मंडल ने कहा कि सीता सोरेन भारी बहुमत से जीतेंगी। प्रदेश मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे बड़ी सभा में जनसभा में शामिल होकर इसे सफल बनाए। गौरतलब है कि अमित शाह के हाल ही में रांची में संजय सेठ के लिए रोड शो किया था। आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने किया समन। टेंडर कमीशन से जुड़ा है मामला। आईएएस अफसर मनीष रंजन को ईडी ने समन किया है। 24 मई को उन्हें रांची के ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनीष रंजन को टेंडर कमीशन घोटाले मामले में समन किया गया है। बता दें कि ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें किसी मनीष का जिक्र था। ईडी पता लगा रही थी वह मनीष कौन है। आखिरकार ईडी को पता चल गया कि मनीष रंजन वही आईएएस अफसर है जो पहले ग्रामीण विकास विभाग में सेक्रेटरी हुआ करते थे। वर्तमान में वह भू राजस्व विभाग में है। दरअसल ईडी को जहांगीर आलम के घर से जो डायरी मिला उस डायरी में हिसाब किताब में मनीष और उमेश नाम के शख्स का भी जिक्र है। एक पन्ने में मनीष को 4.22 करोड़ रुपए और उमेश को 5.95 करोड़ रुपए देने का जिक्र है। ईडी इसी बात की जांच कर रही थी कि मनीष और उमेश कौन है। झारखंड के सांसद जयंत सिन्हा ने भाजपा के नोटिस का दिया जवाब। झारखंड के हजारीबाग सीट से सांसद जयंत सिन्हा ने राज्यसभा सांसद सह भाजपा के प्रदेश महासचिव आदित्य साहू के नोटिस का जवाब दे दिया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से दिए गए जवाब में कहा कि वह व्यक्तिगत कारणों से विदेश में थे, इस कारण मैंने पोस्टल बैलेट की मदद से अपना वोट दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वे क्यों नहीं पार्टी की चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लिया। वे आदित्य साहू को लिखे गए पत्र में कहते हैं कि आप निश्चित रूप से इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह चुनावी गतिविधि में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी चाहती तो मैं चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लूं तो आप निश्चित तौर पर मुझसे संपर्क कर सकते थे, लेकिन राज्य के एक भी वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी सह सांसद विधायक इसके लिए मेरे पास नहीं पहुंचे, न ही किसी भी पार्टी के कार्यक्रम या रैली में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। दरअसल 2 दिन पहले झारखंड से राज्यसभा सांसद सब पार्टी के प्रदेश महासचिव आदित्य साहू ने जयंत सिन्हा को शोकेस नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब से मनीष जायसवाल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है तब से आप संगठन के कार्यों या चुनाव प्रचार में रुचि नहीं दिखा रहे, यहां तक कि आपने वोट तक नहीं डाला। आपके इस आचरण से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। इसके लिए उन्हें 2 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया था। दुमका में स्कॉर्पियो के साथ ही जिंदा जला चालक, ऐसे घटी घटना। दुमका में एक स्कॉर्पियो और उसके चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदना गांव निवासी 56 वर्षीय मोहन दास के रूप में हुई है। घटना बुधवार देर रात जरमुंडी थाना अंतर्गत देवघर वासुकीनाथ मुख्य मार्ग में स्थित मनी लाइन होटल के पास की है। जानकारी के मुताबिक मोहन अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में उसकी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि यह घटना देर रात 2:30 बजे की है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से मृतक का घर कुछ ही दूरी पर है। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके पति का मोबाइल देर रात से ही बंद था। सूचना मिलने के बाद जरमुंडी एसडीपीओ संतोष कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। घटना के संबंध में एसडीपीओ संतोष कुमार ने बताया कि गाड़ी में आग पहले ही लग चुकी थी। इसके बावजूद चालक कुछ दूरी तक वाहन को चलाया। यही कारण है कि कुछ दूरी तक आसपास के पत्ते जले हुए मिले। इधर हादसे के बाद मृतक के गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। हालांकि आग किस वजह से लगी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है।
गुरुवार शाम से थम जाएगा छठे चरण के लिए प्रचार का शोर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर गुरुवार शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। इसके बाद शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग और पुलिस महकमा तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। 25 मई को छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा 223 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी रण में उतरेंगे। पिज्जा खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। पिज्जा खाना लोगों को काफ़ी पसंद होता है, लेकिन कोडरमा में एक परिवार को पिज्जा खाना महंगा पड़ गया। दरअसल कोडरमा जिले के नगर खारा में पिज्जा खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार पड़ गए। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पिज्जा खाने के बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी होने लगी, जिसके बाद सभी को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार पड़े लोगों ने बताया कि उन्होंने कोडरमा के गांधी चौक स्थित एक दुकान से पिज्जा खरीदा था। घर के सभी लोगों ने पिज्जा खाया। पिज्जा खाने के बाद एक एक कर परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी होने लगी, जिसके बाद तुरंत उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। मामले की जांच के लिए डीसी कोडरमा ने एक टीम का गठन किया है। बीमार लोगों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल है। सभी बीमार लोगों का इलाज चल रहा है, सबको सलाइन दी जा रही है। बताया जा रहा है कि घर के कुल 9 लोग बीमार पड़े हैं, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। वहीं कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने मामले पर संज्ञान लिया और मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। ईडी के रडार में चंपई सरकार के 2 मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को समन भेजने की तैयारी में ईडी। झारखंड सरकार में मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को ईडी समन भेजने की तैयारी में है। इसी महीने ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। बताया जा रहा है कि ईडी यह समन टेंडर कमीशन मामले में कर सकती है। इस कमीशन के दायरे में कई मंत्री और अधिकारी हैं। इसी मामले में आईएएस मनीष रंजन को भी ईडी ने समन किया है, जिन्हें उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन कैसे इस मामले में घिरे, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसी बीच निशिकांत दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को कितनी भी गाली दे दूं, 2 नेता जो मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलते, बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है, वह मेरा सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं बोलते। वो डरते हैं कि मैंने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, अगर किसी दिन हम बोल दिए तो हमें भी जेल भेज देंगे। हफीजुल हसन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मिला है। चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में 2 मुस्लिम चेहरे हैं। इसके पहले आलमगीर आलम ने 2 फरवरी को शपथ लिया था। आलमगीर आलम कांग्रेस से पाकुड़ सीट से विधायक और कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। वह पहले बिहार सरकार में भी उद्योग विकास मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन घोटाले के मामले में ईडी ने रिमांड पर रखा है। बादल पत्रलेख देवघर के जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। इस खबर के साथ ही चर्चा यह भी तेज है कि इसमें कई मंत्री और अधिकारी ईडी के रडार में हैं। इनसे पूछताछ में कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में अलर्ट, केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। राजधानी रांची में लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होना है। चुनाव के माहौल को देखते हुए रांची पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जगह जगह मतदान क्षेत्रों पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में भी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसी बीच गुरुवार को रांची पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ राजधानी के सभी संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की शुरुआत रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से की गई, जो मेन रोड से होते हुए करबला चौक तक पहुंची। करबला चौक के बाद रांची के चर्च रोड, काली मंदिर रोड होते हुए पुलिस का काफिला हर उस जगह से गुजरा जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य सड़क के अलावा रांची के हर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। यह जानकारी रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने दी। रांची पुलिस के मुताबिक फ्लैग मार्च के जरिए आम लोगों को यह संदेश दिया गया कि आमजन लोकतंत्र के महापर्व में खुलकर भाग ले। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस हर पल मुस्तैद रहेगी। अगर मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्वों के जरिए शहर के शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा आम लोगों को मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए रांची आईजी ने एक वीडियो संदेश में जारी किया है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि 25 मई को रांची में मतदाता निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग कर सके, इसके लिए रांची पुलिस पूरी तरह से तैयार है। गुरुवार को राजधानी के हर थाना क्षेत्र के पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया।
भाजपा पहुंची चुनाव आयोग, गोड्डा के कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव और उनके भाई के खिलाफ की शिकायत। गोड्डा लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव और उसके भाई इंस्पेक्टर प्रदीप यादव के खिलाफ भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराया गया है। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि दुमका जिले के सरैयाहाट थाना के जोकेला गाँव में नीलकंठ यादव नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और तब प्रदीप यादव के भाई इंस्पेक्टर दिलीप यादव उस गाँव में नीलकंठ यादव के घर पहुंच के 2005 से ही एन दिलीप यादव हमेशा चुनाव के समय गोड्डा तब्दला कर दिया जाता है, इसकी भी जांच होना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने यह मांग किया कि गोड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव, उनके भाई इंस्पेक्टर दिलीप यादव और इस पूरे प्रकरण में कौन कौन शामिल है उन सब का जांच हो। दिलीप यादव के खिलाफ पूर्व में भी शिकायत भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई थी, तब दिलीप यादव का तब्दला हुआ था, पर तब्दला कोई कार्रवाई नहीं होता, उनका निलंबन की मांग की गई है। लोहरदगा में खुदाई के दौरान धंसा कुआं, 4 लोगों की मौत। लोहरदगा में खुदाई के दौरान एक कुआं धंस गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के सेना थाना क्षेत्र के चितरी अम्बा टोली के अम्बा बारी के समीप हुई। बताया जा रहा है कि मनरेगा योजना से लाभुक असलम अंसारी के कुआं की खुदाई चल रही थी, इसी दौरान हादसा हो गया। बृहस्पतिवार को हुई इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें मनरेगा योजना के लाभुक असलम अंसारी का 35 वर्षीय पुत्र अबू रेहान अंसारी, 21 वर्षीय पुत्री सबनम खातून, कैरो थाना क्षेत्र अंतर्गत गारीडी निवासी 35 वर्षीय रामजान अंसारी उर्फ बबलू अंसारी और भगत शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर प्रसाद कृष्ण बागमारे, एसडीपीओ अमित कुमार, सीओ राकेश कुमार तिवारी, बीडीओ संग्राम मुर्मू घटनास्थल पर पहुंचे। मिट्टी में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मंगाई गई। प्रशिक्षु एसपी सह थाना प्रभारी वेदांत शंकर के निर्देश पर बचाव कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद 4 लोगों के शव कुआं से निकाले गए। मिट्टी में दबे शवों के बाहर आते ही परिजन रोने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया, लेकिन मजदूरों को जीवित निकालने में सफलता नहीं मिली। इस घटना के बाद क्षेत्र में गम का माहौल है। जिला प्रशासन ने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। कतरास में आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी के रोड शो में लगे जय श्री राम के नारे। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने कतरास में छाताबाद पुल से सूर्य मंदिर कतरी नदी तक रोड शो किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नेता रागिनी सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान भाजपा और आजसू समर्थक ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। रोड शो में भाजपा और आजसू कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, भाजपा नेता रागिनी सिंह ने लोगों का अभिवादन करते हुए सीपी चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रागिनी सिंह ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा सीट पर आजसू प्रत्याशी की जीत होगी। आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी ने कहा कि बाघमारा विधानसभा हमेशा एनडीए का गढ़ रहा, इस बार भी उन्हें यहां की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि बाघमारा विधानसभा में एनडीए की स्थिति हमेशा से मजबूत रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस रोड शो में भाजपा और आजसू के कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ा। सुदेश महतो ने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो से विकास की आशा करना बेमानी है। कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल के बाद भी झारखंड में कोई विकास नहीं हुआ। एनडीए प्रत्याशी के रोड शो में समर्थकों ने जय श्री राम व नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। सुदेश महतो ने कहा कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की शांतनी सोच के लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। उनके प्रत्याशी सीपी चौधरी सीसीएल में नौकरी करते थे। आजसू सुप्रीमो ने कहा कि सीपी चौधरी मजदूर वर्ग से आते हैं, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि सीसीएल के मजदूर उनके समर्थन में मतदान करेंगे। बाघमारा की जनता चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में मतदान करेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। देश की जनता ने एक बार फिर से देश का नेतृत्व पीएम मोदी के हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। चुनाव प्रचार में निकली मेरी बेटियों को मारने की कोशिश हुई, सीता सोरेन का देवरानी पर गंभीर आरोप। सीता सोरेन ने अपनी देवरानी कल्पना सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीता सोरेन ने कहा कि चुनाव प्रचार में निकली मेरी बेटियों को मारने की कोशिश हुई है। सीता सोरेन ने कहा कि विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के बेटे के साथ कुछ झामुमो कार्यकर्ता ईंट पत्थर के साथ खड़े थे। सीता सोरेन का कहना है कि यह सब कुछ कल्पना सोरेन मुर्मू के कहने पर हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर आज वह जामताड़ा में एफआईआर करेगी। प्रेस वार्ता में सीता सोरेन और जयश्री सोरेन ने जो जानकारी दी उसके अनुसार कल जयश्री सोरेन और उसकी बहन राजश्री सोरेन चुनावी प्रचार के लिए निकली थी। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र के
तेज जोरिया गांव चुनाव प्रचार में गई थी। उनका रूट पहले से तय था। अचानक उन्होंने अपने गाड़ी से ही देखा कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, जो वहां के स्थानीय विधायक है, उनके पुत्र अपने कुछ झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ ईंट पत्थर लेकर हमले की मंशा से खड़े हैं। उन्होंने स्थिति को समझते हुए वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी। जयश्री और सीता सोरेन दोनों ने कहा कि इस हमले के पीछे कल्पना सोरेन की साजिश है। जयश्री सोरेन ने कहा कि चाची कल्पना सोरेन मुझ पर हमला करवाना चाहती थी। उन्हें यह पता होना चाहिए कि मैं दुर्गा सोरेन की बेटी और शिबू सोरेन की पोती हूं, जिन्होंने इस राज्य को अलग करने में अपना खून पसीना बहा है। जयश्री ने कहा कि वे लोग मुझे चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं, पर मैं डरने वाली नहीं हूं, उनका मुकाबला करूंगी। गौरतलब है कि सीता सोरेन दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी है। यहां उनका सीधा मुकाबला झामुमो के नलिन सोरेन से होगा। बता दें कि दुमका लोकसभा सीट पर अंतिम चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। इसे लेकर प्रत्याशियों द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है। खूंटी चाईबासा बॉर्डर पर नक्सली एरिया कमांडर ढेर सुरक्षा बलों के साथ हुई थी मुठभेड़। खूंटी चाईबासा बॉर्डर स्थित जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है। दरअसल माओवादियों के जुटने की गुप्त सूचना पर कोबरा और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था। इसी दौरान संवर्धन जंगल में पुलिस का माओवादियों के साथ सामना हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। खूंटी डीएसपी वरुण रजक ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी संगठन का एरिया कमांडर बुधराम मुंडा मारा गया है। जानकारी के अनुसार रांची रेंज के वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर जिला पुलिस और कोबरा बटालियन नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इसी दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना की पुष्टि करते हुए डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है और सर्च अभियान जारी है। बता दें कि यह इलाका घोर नक्सल प्रभावित है। यह चाईबासा और खूंटी जिला का सीमावर्ती इलाका है। 25 मई को झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर की सीटें शामिल है। रांची लोकसभा क्षेत्र का इलाका खूंटी से सटा हुआ है। इस लोकसभा क्षेत्र में ही सरायकेला जिला का ईचागढ़ विधानसभा सीट भी शामिल है। लिहाजा रांची से सटे नक्सल प्रभावित सीमावर्ती इलाके में विशेष चौकसी बरती जा रही है। हजारीबाग में एटीएम काटकर 11 लाख रुपए ले भागे चोर। हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक के पास एसबीआई एटीएम काटकर चोरों ने 11 लाख रुपए 4,050 रुपए की चोरी कर ली है। इस घटना की जानकारी एटीएम में रुपए डालने वाली कंपनी सीएमएस के फील्ड ऑफिसर मोहम्मद फरहान अकबर ने लोसिंगना थाना को बुधवार की देर शाम दी। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने 21 मई की रात को 2 बजे घटना को अंजाम दिया। रात 2:38 में एटीएम का स्विच ऑफ कर दिया गया। सीएमएस कंपनी के फास्ट लाइफ मैनेजर अनुज कुमार ने सीएमएस के फील्ड ऑफिसर फरहान अकबर को फोन कर एटीएम का स्विच ऑफ होने की जानकारी दिया। इसके बाद फील्ड ऑफिसर मोहम्मद फरहान अकबर हजारीबाग इंद्रपुरी चौक के समीप स्थित एसबीआई एटीएम पहुंचा। फील्ड ऑफिसर फरहान अकबर ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस लोसिंगना थाना प्रभारी संदीप कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि एटीएम में लगे कैमरे को अपराधियों ने स्प्रे से पेंट कर घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर उसमें रखे कैश को चुरा लिया। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी सीएमएस कंपनी के फील्ड ऑफिसर फरहान ने लगभग 17 घंटे के बाद दी। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी है। सीएमएस कंपनी के फील्ड ऑफिसर ने बताया कि 21 मई को इस एटीएम मशीन में 5 लाख रुपए डाला गया था। इससे पूर्व मशीन में 6,04,000 रुपए रखा गया था। साइबर अपराधियों ने ढूंढा नया तरीका। गुमला में बेटे को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देते हुए ठगे 30,000 रुपये। बेटे को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देते हुए साइबर अपराधियों ने पुलिस अधिकारी बनकर एक पिता से 30,000 रुपये की ठगी कर ली। शहर के बैंक कॉलोनी दंदुरिया निवासी अजित मिस्त्री के पास मंगलवार की सुबह 11:30 बजे एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपने को थाना का पता अधिकारी बताते हुए कहा कि आपका लड़का व उसके 4-5 साथी एक लड़की के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए हैं, जिसे थाना में अलग अलग कमरे में रखा गया है। इन सभी को दुष्कर्म के केस में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, लेकिन आपके लड़के को हम लोग थाना से ही जमानत दे देंगे। आप जल्दी आइए और 30,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपके बेटे को दुष्कर्म केस में जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके पैसा डाल दो। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने अपना यूपीआई नंबर व क्यूआर कोड अजित के मोबाइल पर भेज दिया। अजित काफ़ी डर गया और 10,000 रुपये 3 बार ऑनलाइन पैसा उस नंबर पर भेज दिया।
पैसे भेजने के बाद व्यक्ति ने अपनी पत्नी को फोन किया तो पत्नी ने बताया कि बेटा तो घर पर ही है, मैं पता करती हूँ। बाद में पता करने पर पता चला कि बेटा क्रिकेट खेलने बगल के मैदान में गया हुआ था। इसके बाद अजीत को साइबर ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद वह लिखित आवेदन देकर गुमला थाना पहुंचा। अजीत ने बताया कि अपनी पत्नी व बेटी को सदर अस्पताल इलाज के लिए छोड़कर निजी काम से बाईपास उर्मी की ओर गया था। तभी उक्त व्यक्ति का व्हाट्सएप कॉल आया। व्हाट्सएप कॉल में देखने पर उस व्यक्ति का डीपी पुलिस अधिकारी के वेश में था, जिससे मुझे लगा कि वास्तव में मेरे बेटे के बारे में वह सच बोल रहा। पीड़ित व्यक्ति ने गुमला थाने में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी का प्रचार करने पर युवक की पिटाई। निशिकांत प्रदीप यादव पर भड़के। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के गोड़ी मिशन चौक के पास एक युवक की पिटाई कर दी गई। युवक की पहचान मनीष कुमार शाह के रूप में हुई है। युवक का कहना है कि वह बीजेपी का प्रचार कर रहा था, इसलिए उसके साथ मारपीट की गई है। इस बात की सूचना जैसे ही गोड्डा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे तक पहुंची, वह तुरंत युवक से मिलने पहुंचे। युवक से उसका हाल जाना। इसके बाद निशिकांत उसे अपने साथ थाने ले गए और केस दर्ज करवाया। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिसने मारपीट की है वह प्रदीप यादव के गुंडे हैं। उन्होंने कहा कि दीपक यादव उनके नए गुंडे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि युवक को धमकी दी गई है कि उसके घर में घुसकर मारपीट की जाएगी और उसकी हत्या कर दी जाएगी। यही नहीं, प्रदीप यादव पर आरोप लगाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि 25 साल तक उनकी गुंडागर्दी चली है, जो अब नहीं चलेगी। एसडीपीओ जेपीएन चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच के बाद दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुदेश महतो ने कहा, जेएमएम की सरकार ने झारखंड की अस्मिता और छवि को धूमिल किया है। आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत फुसरो और कतरास में आयोजित पद यात्रा में कहा कि जेएमएम की सरकार ने झारखंड की अस्मिता और छवि को धूमिल किया है। कहा, जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने झारखंड में 4.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ नीतियों पर राजनीति की है। इससे युवा वर्ग के सपने कुचले गए हैं। युवाओं की सपनों का सौदा नहीं होने देंगे। झारखंड का सौदा करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ध्वस्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार ही इस सरकार की पहचान है। इन्होंने झारखंड की अस्मिता और छवि को धूमिल किया है। यह सरकार स्थानीय नियोजन और विस्थापन नीति बनाने में विफल रही है। सुदेश कुमार महतो की पदयात्रा में पार्टी के कई पदाधिकारी समेत हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता शामिल हुए। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि आज इस पदयात्रा में लोगों का जो अपार समर्थन मिला है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के अभूतपूर्व जीत की गवाही दे रहा। गिरिडीह के जनता का यह प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हमारी ताकत है। जनता के सहयोग और कार्यकर्ताओं के परिश्रम का सुखद परिणाम राज्य की सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत के साथ देखने को मिलेगा। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि कांग्रेस देश के युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहा। झारखंड की सत्ता में आने से पहले इन्होंने यहाँ के बेरोजगार युवाओं को हर वर्ष 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी। आज 4.5 साल के बाद भी यह आंकड़ा 10,000 नौकरियों तक भी नहीं पहुंच पाया है। इसकी मंशा केवल जनता को दिग्भ्रमित कर उनका मत हासिल करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व में विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। मतदान से पहले पोस्टर बैनर से पटा रांची। घर घर भेजे जा रहे प्रत्याशियों के एजेंडे की कॉपी। 25 मई को होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पूरा शहर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बैनर व पोस्टरों से पट चुका है। खासकर भाजपा व इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच तो ऐसा लग रहा मानो पोस्टर वार छिड़ा हो। इंडी गठबंधन की प्रत्याशियों के समर्थकों के द्वारा लगाए गए करीब 100 फीट ऊंचे पोस्टर ने पोस्टर वार का क्रेज और बढ़ा दिया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी भी कम नहीं। नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले अब की बार 400 पार लिखा बैनर पोस्टर मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मतदाताओं को लुभाने वाला यह बैनर पोस्टर का वार किस मुकाम तक पहुंचेगा यह तो 25 मई को ही तय होगा, लेकिन वर्तमान में पूरा शहर चुनावी रंग में रंग चुका है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।